का नाम ध्यान रखिएगा। 30 बार चढ़ाई करने वाले कामिरीता शेरपा है, 30 बार इन्होंने चढ़ाई की है, इनके नाम ये रिकॉर्ड है। कामिरीता शेरपा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए, जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए, पहला करंट अफेयर्स है केमिस्ट्री का। हम लोगों ने अब तक 2 नोबेल प्राइज का पढ़ लिया था। फिजिक्स सबसे पहले, मेडिसिन का, उसके बाद फिजिक्स का, उसके बाद मैंने बताया था केमिस्ट्री का जारी होगा, इसके बाद लिटरेचर का जारी होगा, लिटरेचर की घोषणा होगी, लिटरेचर नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है 2024 की। किन्हें दिया गया है? 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन जंपर। इन तीनों को दिया गया है 2024 का नोबेल पुरस्कार। इनमें से डेविड बेकर साहब को 50% नोबेल पुरस्कार राशि का 50% राशि जो है डेविड बेकर को दिया जाएगा, और जो 50% बचेगी इन दोनों के बीच, डेमिस हेसाबिस और जॉन जंपर के बीच बटेगा। 50% इन दोनों के बीच, यानी कि 25-25% इन दोनों के बीच में बटेगा। तो डेविड बेकर को किस खोज के लिए दिया गया है? तो कंप्यूटेशन प्रोटीन के लिए दिया, कि इन्होंने 2003 में इसकी खोज की थी। कंप्यूटेशन प्रोटीन, यानी कि लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में इन्होंने प्रोटीन का निर्माण किया है। विभिन्न तरह के प्रोटीन का निर्माण इन्होंने प्रयोगशाला में किया था, 2003 में ही इन्होंने किया था। तो इसी खोज के लिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया है। और डेमिस हेसाबिस और जॉन जंपर को पुरस्कार का 50% राशि दोनों को दिया गया। क्यों दिया गया? किस खोज के लिए? तो इन्होंने, जो डेविड बेकर ने कंप्यूटेशन प्रोटीन का निर्माण किया प्रयोगशाला में, इसी के प्रोटीन के आधारित पर ही एक इन्होंने अल्फा फोल्ड 2 नाम का मॉडल विकसित किया है। इस नाम को भी ध्यान रखिएगा। कौन सा मॉडल बनाया है? तो अल्फा फोल्ड 2 मॉडल बनाया है, जिसके माध्यम से एआई के प्रयोग करके, एआई का इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन की संरचना का हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रोटीन की संरचना का हम अनुमान लगा सकते हैं। इन्होंने एआई का इस्तेमाल करते हुए अल्फा फोल्ड 2 मॉडल से करीब 200 मिलियन प्रोटीन की संरचना का अनुमान लगाया है। इन्होंने ये संभव कर दिया है कि प्रोटीन की संरचना का हम लोग पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं एआई का इस्तेमाल करते हुए। मॉडल कौन सा है? अल्फा फोल्ड 2 मॉडल का यूज करके। इसके लिए इनको पुरस्कार यह दिया गया है। और ये दोनों, डेमिस हेसाबिस और जॉन जंपर, गूगल का जो एआई आधारित गूगल डीप माइंड प्रोजेक्ट है, इसमें काम करते हैं, इससे जुड़े हुए ही हैं, इसमें काम करते हैं। और डेमिस हसाबिस जो है गूगल डीप माइंड के सीईओ और सह संस्थापक भी हैं। डेमिस हसाबिस गूगल डीप माइंड के सीईओ और सह संस्थापक भी हैं। और डीप माइंड की स्थापना कब हुई थी? डीप माइंड की स्थापना यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 2010 में हुई थी। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, परंतु 2014 में गूगल में यह शामिल हो जाता है, गूगल के अधिकृत हो जाता है 2014 में डीप माइंड। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न किसी भी तरह से कहीं से भी बन सकता है। सीईओ कौन है गूगल डीप माइंड के? किनके लिए मिला है? मॉडल कौन सा है? भविष्यवाणी किससे हम कर सकते हैं प्रोटीन की? चलिए, एक एक पॉइंट को हम समझा। यहाँ यह पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो कल के बारे में रोज ही हम लोग बता रहे हैं, रोज की वीडियो में हम लोग। तो केमिस्ट्री रसायन का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है या चयन किया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन सी होती है, किसके द्वारा चयन किया जाता है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, इनका चयन करती है। क्रोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिसिन पुरस्कार का चयन करती है। स्वीडिश एकेडमी साहित्य पुरस्कार का चयन करती है, साहित्य नोबेल पुरस्कार का चयन करती है। इसके बाद जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार का घोषणा की जाएगी। नॉर्वेजियन सांसद किसकी चयन करती है? शांति नोबेल पुरस्कार का चयन करती है। तो इसके बाद साहित्य का आएगा, उसके बाद शांति का आएगा, और लास्ट में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स पुरस्कार का घोषणा की जाएगी।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड पे ये इमेज है उनकी। ये डेविड बेकर साहब हैं जिनको कि 50% पुरस्कार राशि प्रदान की गई है, और ये डेमिस हैसाबिस और जॉन जम्पर ये हैं। ये केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2024 के हैं, और यहाँ ये मेडिसिन के और ये फिजिक्स के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी बर्न, स्विट्जरलैंड में। 9 अक्टूबर 1874 में, इसी की याद में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब हुई थी कि विश्व डाक दिवस मनाया जाएगा 9 अक्टूबर को? तो इसकी घोषणा हुई थी 1969 में, टोक्यो में इसकी घोषणा हुई थी। विश्व डाक दिवस मनाने की घोषणा 1969 में टोक्यो में हुई थी। विश्व डाक दिवस हम लोगों ने मनाया 9 अक्टूबर को। उसी तरह से विश्व कपास दिवस भी, यानी विश्व वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाते हैं? ये क्या, वर्ल्ड कॉटन डे मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड कॉटन डे। ये छूट गया था बीच में। तो पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2019 में पहली बार विश्व कॉटन दिवस मनाया गया था। तो दिवस के बारे में हम 2 दिवस आज पढ़ा है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज तक के 9 अक्टूबर तक के कौन कौन से दिवस होते हैं। तो ये लिस्ट है कंप्लीट। 1 अक्टूबर को हम लोगों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ये भी मनाया। 3 दिवस हम लोगों ने 1 अक्टूबर को मनाया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच जो वन्य जीव सप्ताह दिवस, और अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। ये कंप्लीट डिटेल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। नेक्स्ट पॉइंट है बातुकम्मा त्यौहार। ये बातुकम्मा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तेलंगाना में मनाया जाता है। 9 दिन का त्यौहार है यह। इसमें दुर्गा माता के महागौरी के रूप का पूजा किया जाता है। 9 दिन का त्यौहार, इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह 9 दिनों तक चलता है। तेलंगाना से संबंध है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तूफान। कल के वीडियो में हम लोगों ने मिल्टन तूफान पढ़ा था, जहाँ की हेलेन तूफान भी आया था कुछ दिनों पहले। तो मिल्टन तूफान के साथ ही तो सक्रिय एक्टिव है, उसके साथ ही अटलांटिक महासागर में ही क्रिक और लेस्ली, ये 3 तूफान एक साथ वहाँ सक्रिय हैं। मिल्टन तूफान तट तक पहुँच गया है, परंतु क्रिक और लेस्ली अटलांटिक महासागर में ये दोनों तूफान भी सक्रिय हैं। अटलांटिक क्षेत्र में तूफान को, चक्रवातीय तूफान को क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये पहली बार ऐसा संयोग बन रहा है कि 3 तूफान एक साथ बन रहे हैं किसी क्षेत्र में। मिल्टन, क्रिक और लेस्ली, ये तीनों कहाँ बन रहे हैं? तो अटलांटिक महासागर में तीनों ही तूफान। और अटलांटिक महासागर के क्षेत्र को जो चक्रवातीय तूफान होते हैं, चक्रवातीय तूफान, उन्हें हरिकेन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निजुत मोइना योजना। ये शुरुआत असम सरकार द्वारा की गई है, निजुत मोइना योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। जैसे 11 से 12 क्लास की जो लड़कियां हैं उनको 1000 रुपया प्रति मंथ पर मंथ दिया जाएगा। 1000 रुपया। डिग्री क्लास यानी कि डिग्री ग्रेजुएशन जो कर रही हैं, डिग्री क्लास में जो है, उनको प्रत्येक मंथ 1250 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हैं, जो पीजी की क्लास कर रही हैं, उनको 2500 रुपया प्रति मंथ दिया जाएगा। ये योजना है किसके तहत? निजुत मोइना योजना, असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डी कनेक्ट 4.0 का संबंध किससे है? तो रक्षा मंत्रालय से संबंध है। रक्षा मंत्रालय यानी कि रक्षा मंत्री द्वारा, रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह द्वारा दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया है, रक्षा संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए। इसके 2024 की थीम क्या है? इंडिया इज अटेंडिंग आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। संबंध थीम से ही समझ में आ रहा है
कि यह किससे संबंध है, रक्षा से संबंध है। डी कनेक्ट 4.0। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सुल्तान जोहर कप 2024। सुल्तान जोहर कप 2024 का आयोजन मलेशिया में होता है और इसका संबंध किससे है, तो हॉकी से। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये बनता है, इस कप का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। इस टूर्नामेंट में, जो सुल्तान जोहर कप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जूनियर हॉकी टीम तैयार हो चुकी है। जूनियर हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, आमिर अली है। कोच कौन है, पी.आर. श्रीजेश। पी.आर. श्रीजेश ने क्रिकेट से, हॉकी से संन्यास ले लिया है। हॉकी टीम के ये गोलकीपर थे। इनका जर्सी नंबर कितना था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, जिससे कि इनके जर्सी नंबर को रिटायर कर दिया गया। अब हॉकी में किसी भी प्लेयर को 16 नंबर का, सीनियर टीम में 16 नंबर का जर्सी किसी को नहीं दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीमा रिंजी शेरपा, ये पर्वतारोही हैं नेपाल के। इन्होंने, ये 18 वर्ष के हैं, ये 18 ईयर्स के हैं और सबसे कम उम्र में दुनिया की 14 जो 8,000 मीटर से जो 14 चोटियाँ, 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली जो चोटियाँ हैं, 14 चोटियों की चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के युवा व्यक्ति बन गए हैं। ये नेपाल के, नाम क्या है, नीमा रिंजी शेरपा। इन्होंने सबसे पहले 2022 में शुरुआत की थी। सबसे पहले किस पर्वत पर चढ़ाई की थी, तो माउंट मनासुलु पर्वत पर चढ़ाई की। उस समय इनकी उम्र 16 साल 162 दिन थी 2022 में। 2 साल 10 दिन में इन्होंने 14 चोटियों की चढ़ाई कंप्लीट कर दी है। अंतिम 2 चढ़ाइयाँ इन्होंने 2024 में इन्होंने चढ़ाई की है। सीसा पांगमा चोटी है चाइना की, इस पर इन्होंने चढ़ाई की है। 8,000 मीटर से ऊंची जो 14 चोटियां हैं, सभी चोटियों की चढ़ाई करने वाले सबसे युवा व्यक्ति, सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं नेपाल के नीमा रिंजी शेरपा। इनकी वर्तमान उम्र 18 वर्ष कुछ महीने है। अब एक बार हम लोग यहाँ ये भी समझ लेते हैं, ज्योति आत्रे के बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था। ज्योति आत्रे कौन है, सबसे उम्रदराज महिला, भारतीय महिला हैं। 55 वर्ष की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। मध्य प्रदेश, भोपाल से बिलोंग करती हैं। ये दूसरे प्रयास में इन्होंने सफलता प्राप्त किया था। किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, तो संगीता सिंधी बहल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। ये जम्मू कश्मीर की है। 53 वर्ष की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो सबसे उम्रदराज महिला एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली कौन है अभी वर्तमान में, भारतीय महिला ज्योति आत्रे। एवरेस्ट मैन के नाम से प्रसिद्ध कामिरीता शेरपा 30 बार एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इनका रिकॉर्ड है, पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 12 मई 2024 में 29वीं बार चढ़ाई की थी, 29वीं बार। और फिर 22 मई 2024 को इन्होंने 30वीं बार चढ़ाई की थी। इस प्रकार यहाँ और एक रिकॉर्ड बन जाता है कि 10 दिन के अंदर एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। 10 दिन के अंदर दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कामिरीता शेरपा भी हैं। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, 30 बार चढ़ाई करने वाले कामिरीता शेरपा हैं। 30 बार इन्होंने चढ़ाई की है, इनके नाम, ये रिकॉर्ड है। कामिरीता शेरपा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। वीडियो कैसा बना है, कितना इंपॉर्टेंट है, कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। वीडियो को अपने लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।